वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप देख के बताएंगे। नेचर देखो, एल्केन्स के अंदर कौन प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, कितना सारा लिटरेचर पढ़ के आए हो आप नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट सेम, दोनों की थोड़ा सा फर्क है 0.1 का, राइट। तो जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है बिल्कुल बैलेंस्ड, मतलब कार्बन और कार्बन तो नो डाउट दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बराबर दूरी पे होंगे, और कार्बन हाइड्रोजन के अंदर भी दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब जरा सी भी पोलैरिटी इनमें नहीं आती। सो दीज आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। व्हाई? इसका रीजन ड्यू टू कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। देन 1 से लेके 4 तक मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दे एग्जिस्ट एज गैसेस, राइट। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये तो एलपीजी के भी कंपोनेंट्स हैं। सो दे एग्जिस्ट एज गैसेस एंड C5 अप टू C17 दे आर लिक्विड्स, और उससे आगे C18 से लेके जितने भी लंबे हाइड्रोकार्बन्स होंगे दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। कब? एट रूम टेम्परेचर। ओके। देन बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, तो इनके बीच में किसी तरह की अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए या तो डाइपोल डाइपोल होना चाहिए या आयनिक होना चाहिए, समथिंग शुड बी देयर। लेकिन इनके अंदर डाइपोल है ही नहीं, प्योरली कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसका मतलब इनके अंदर किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो जब आपस में जुड़ेंगे नहीं तो इनको हम आसानी से इवेपोरेट कर सकते हैं, ये आसानी से बॉयल करने चाहिए। ठीक है, तो यही रीजन है दैट दे आर हैविंग जनरली लो बॉइलिंग पॉइंट्स। तो फिर भी जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, 1 कार्बन, 2, 4, 6, 8, 10, जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ती है मींस उसका सरफेस एरिया बढ़ा। और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो जहां कोई फोर्स नहीं होती वहां वो होती है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिर्फ वही एक फोर्स है जो इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बहुत बार आपको बताया है दैट इट डिपेंड्स अपॉन साइज, जितना मोटू उतनी फोर्स ज्यादा। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो फिर एल्केन्स जितनी हायर होती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रीजन यही है, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ एल्केन सरफेस एरिया इंक्रीजेस, देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, दैट फॉर आइसोमेरिक एल्केन्स branched chain alkanes have lower boiling points than corresponding straight chain isomers. Why? तो इसका आंसर देने के लिए मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अब आइसोमर्स क्या होते हैं आप बहुत अच्छे से अब जानते हो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने फिर से आपको आइसोमर्स की बहुत सारी प्रैक्टिस दी है। तो मैं एग्जांपल ले रही हूं पेंटेन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, मैं आंसर यहां से स्टार्ट करूंगी। लेट अस हैव एग्जांपल ऑफ पेंटेन। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पेंटेन का नेक्स्ट आइसोमर 4 कार्बन की चेन बना दीजिए और एक यहां आ गया। अब सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक ब्रांच है मिथाइल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन, राइट। और ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन। अगली इसकी क्या बनेगी? आइसोमर 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 ब्रांच हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन, राइट। इसे हम बोलेंगे नियोपेंटेन, क्योंकि टोटल कार्बन्स कितने हैं? 1, 2, 3,
और दिस इज द सेकेंड एंड लास्ट, सेकेंड लास्ट कार्बन। ये अगर चेन है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, ठीक है, यहां चेन खत्म हो जा रही है, तो सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, इसलिए नियो आइसो जो प्रीफिक्स है नियो हम यूज करते हैं। तो अब देखो कैसे पता चलेगा, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लिख लेते हैं। नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 309 केल्विन और आइसोपेंटेन इट इज 301, ठीक है, और नियोपेंटेन इट इज 282.5। देखो है तीनों ही पेंटेन, 5 ही कार्बन, सभी का जनरल फॉर्मूला इज दिस, इसी से ये बना, इसी से ये बना, इसी से ये बना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ गया। अब जरा इनको बॉक्स में बंद कर दो। कौन सा सर्कल बड़ा है, या मैं कहूं कौन सा एग बड़ा है, दिस वन। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका, नॉर्मल पेंटेन का, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स हैं और उनको बोला जाता है भाई सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, तो वो यहां से वहां तक लाइन कवर करेंगे, जगह ज्यादा लेंगे। उनको कहा जाता है चलो इकट्ठे इकट्ठे हो जाओ, तो वो इतनी सी जगह में इकट्ठे हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, सरफेस एरिया छोटा होता जाएगा, छोटे छोटे होते जाएंगे, छोटू हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कहां से बढ़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल इसका रीजन, दैट वी नो दैट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स force of attraction depends upon surface area। किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे, ठीक है। लार्जर इज द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा होगा, लार्जर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी Van der Waals force of attraction, more will be Van der Waals force of attraction, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है। अब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, therefore thus more will be boiling point, ठीक है। Now in various isomers of pentane, normal pentane that is straight chain isomer has maximum या highest surface area, therefore has highest boiling point, ठीक है। On the other hand, neopentane has the smallest surface area, जितने भी आइसोमर्स हैं, smallest surface area among all the isomers, ठीक है। therefore has lowest boiling point. This is how you will write answer. You have to write answer, okay? Next physical property is melting point. देखो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इकट्ठा लेके चलते हैं। कोई भी सॉलिड पहले फ्यूज करता है, मेल्ट करता है, मेल्टिंग के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेट हो जाते हैं, फिर बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो जब एल्केन्स के हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा
जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। फिर हमने आइसोमर्स की बात की कि जो स्ट्रेट चेन आइसोमर है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद मैं बात करने वाली हूं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं, आप पहले इनको देखो फिर मैं ऊपर की बात करती हूं। मैंने 3 कार्बन से लेके 10 कार्बन तक की एल्केन्स लिखी हैं, सभी के मेल्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं और ये रहे इनके डिफरेंसेस। एडजेसेंट मेंबर के साथ बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट है 85.3 और ब्यूटेन का 134.6। तो जब मैं पेंटेन पे शिफ्ट करती हूं तो ये आ जाता है 143.3। मतलब ब्यूटेन से पेंटेन पे जाते हैं तो डिफरेंस इज ओनली 8.7। प्रोपेन से ब्यूटेन पे जाते हैं तो डिफरेंस इज क्वाइट लार्ज, नियरली 50। तो देखो बच्चे, प्रोपेन, प्रोपेन है ऑड, ब्यूटेन, ब्यूटेन है इवन, पेंटेन, पेंटेन है ऑड, हेक्सेन, हेक्सेन है इवन। तो एक ऑब्जर्वेशन आप देखो, अगर मैं ऑड से इवन पे शिफ्ट होती हूं डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन अगर मैं फिर इवन से ऑड पे शिफ्ट होती हूं तो डिफरेंस कम है। फिर ऑड से इवन पे शिफ्ट हुए डिफरेंस ज्यादा है, फिर इवन से ऑड पे शिफ्ट हुए डिफरेंस कम है, फिर ऑड से इवन पे गए डिफरेंस क्वाइट लार्ज। तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सेम ट्रेंड रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। इन जनरल तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन एक इसमें पैटर्न सेट हो गया कि ऑड इवन, ऑड से जब इवन पे गए तो डिफरेंस कितना आया 49 का। ठीक है, 49 का। फिर दूसरे पे गए तो कितना आया जस्ट 87 का। तो दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, ये जो ऑल्टरनेशन आ रही है ये क्यों, मैं 2 एग्जांपल ले लेती हूं। लेट इट बी C5 एंड C6। ठीक है, तो C5 किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, दिस इज C5H12। और अगर मैं हेक्सेन का बनाती हूं 1 2 3 4 5 6, आप 3 और 4 का भी बना सकते हो, मुझे सिर्फ इवन और ऑड चाहिए। ये रहा ऑड और ये है हेक्सेन, हेक्सेन इज इवन। ठीक है, ओके। अच्छा, दोनों में से सिमेट्रिकल कौन, इसमें आपको कौन है जो लग रहा है कि बड़े स्टाइल से बड़े अच्छे से बैठा हुआ है, सेम जैसा लग रहा है, हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जैक्टली ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। और इधर ऊपर की तरफ 2 कार्बन, नीचे की तरफ, ठीक, इधर को देखें तो 2 पीक्स आ रही है, इधर को 1 पीक आ रही है। इसको चेक करो, ऊपर 2 पीक्स, नीचे भी 2 पीक्स, इसकी ECG बराबर चली हुई है। ठीक है, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, इट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, और ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल है वो एक दूसरे में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, दे विल बी हैविंग क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द रीजन दैट व्हाई द इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर in moving from alkane molecule having odd number of carbon atom to the next higher member, while it is less in moving from the molecule with even number of carbon atoms to the next higher। जब आप odd से next पे जाते हो melting point का difference बहुत ज्यादा रहता है, और जब आप even से odd पे जाते हो it is less। देखो बच्चे, यही पूरी की पूरी चीज के आगे अगर मैं y लगा दूं तो ये क्वेश्चन बन गया। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको यहां से स्टार्ट करना है। ये लिख लिया, अब बस आपने 2 लाइनें लिखनी है कि सिमेट्रिकल है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उस वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को बोलते क्या है, जहां कम बढ़ गई, ठीक है, फिर दूसरे में डिफरेंस कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन इफेक्ट। ठीक है, एक टर्म है दैट इज ऑल्टरनेशन इफेक्ट, उसके बारे में भी मैं बात करती हूं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन भी और आपका रीजन भी, राइट।
ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका 2 लाइंस में रीजन लिखूंगी। अब आपने ये देख लिया दैट इवन नंबर वाली जो एल्केन है इट इज हाईली सिमेट्रिकल। ठीक है, लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन molecular size as well as shape of molecule. The packing of linear alkanes in a crystal lattice is in zigzag form. Linear है, it is in zigzag form. Alkanes with even number, देखो zigzag ही तो आ रहा है, ठीक है। Alkanes with even number of carbon atoms have symmetrical structure. Therefore, they fit well in crystal lattice as compared to alkanes with odd number of carbon atoms. As compared to alkanes with odd number of carbon atoms. Thus, there becomes difference in melting points which is higher when moving from odd to even and lesser when moving from even to odd. ठीक है, डिफरेंस कम हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड alternation effect. This is called alternation effect. इसकी next physical property, I think it is number 4, solubility. ये नॉन पोलर हैं, पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे, ठीक है। एज दे आर नॉन पोलर, देयरफॉर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फिर घुलते किसमें है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, या मैं लिखूं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कौन कौन आ जाता है? बेंजीन है, टोलुइन है, उनके अंदर ये घुल जाते हैं, ठीक है। देन डेंसिटी, डेंसिटी इनकी लो होती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है। दे हैव लो डेंसिटीज, ठीक। और किसके साथ मैं कंपैरिजन दे रही हूं? वाटर के साथ। जनरली भी लो होती है, लो डेंसिटी जनरली, एंड दे आर लाइटर देन वाटर। पानी से भी डेंसिटी इनकी कम है। दे आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। लाइटर देन वाटर का क्या मतलब हुआ? मतलब उनकी डेंसिटी जो है दैट इज
डेंसिटी ऑफ एल्केन्स इज लेस देन वाटर। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और पहली टाइप है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ये रहा मेरे पास कोई भी एल्केन, हाइड्रोजन, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। ठीक, आपकी क्लास में एक बच्चे के काम, किसी काम के लिए बोला, वो नहीं जा सकता तो वो अपनी जगह किसी और को भेज देता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप लगाया, तो ये बन जाता है सब्स्टिट्यूशन। इसने हाइड्रोजन को साइड में कर दिया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन में करने वाले हैं हेलोजिनेशन। और भी सब्स्टिट्यूशन होंगी, तो फर्स्ट हमारे पास ए है हेलोजिनेशन। ठीक है, इसको मैं ये वाला नंबर दे देती हूं। तो हेलोजिनेशन के अंदर हमारे पास फ्लोरिनेशन है, क्लोरिनेशन है, ब्रोमिनेशन है और आयोडीनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो क्लोरिनेशन, इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, हल्की सी सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप रिएक्शन जो मिक्सचर है उसको हीट कर दीजिए 520 से लेके 670 केल्विन के बीच में। ठीक है, अब रिएक्शन बहुत ही सिंपल। देखो, मीथेन से स्टार्ट करते हैं। मीथेन में डाली क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, मैं एक में लिख देती हूं और यूवी और 520 to 670 केल्विन, तीनों में से आपको एक लिखना है, राइट। तो अब इसमें से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बाहर, बाकी क्या बचा? CH3Cl, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। अब ये बन गया रिएक्टेंट CH3Cl, एक और क्लोरीन आई, एक और H उसके साथ बाहर, बाकी क्या बन गया? CH2Cl2। ओके, अब ये बन गया रिएक्टेंट CH2Cl2, अगेन क्लोरीन ऐड हुई, एक और हमारे पास रिमूवेबल हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाहर HCl, यहां क्या बन गया? CHCl3। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास इसका रिएक्टेंट, एक और क्लोरीन आई, एक H अभी है तो वो भी निकल गया बाहर HCl, और यहां क्या बन गया? CCl4। हम हमेशा एक मिक्सचर मिलता है, वी ऑलवेज गेट अ मिक्सचर ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। आप इस रिएक्शन को एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं, ये था मीथेन, आपने क्लोरीन डाली लाइट की प्रेजेंस में और क्या बन गया? CH3Cl। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया? HCl। फिर आपने क्लोरीन डाली लाइट की प्रेजेंस में, एक HCl और निकल गया और ये बन गया CH2Cl2। फिर आपने एक क्लोरीन डाली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक HCl और बाहर, ये बन गया CHCl3। फिर आपने क्लोरीन डाली लाइट की प्रेजेंस में -HCl और ये बन गया CCl4, राइट। ये आप जब आप में परफेक्शन आ जाएगी ना बच्चे, तो आप ऐसे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि किससे क्या बना, उस तरीके से। तो यहां पे लाइट की प्रेजेंस बिल्कुल जरूर लिखना है, उसके बिना रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। अब सबसे जरूरी, इनका नाम कैसे लिखेंगे? CH3Cl, ये रहा CH3Cl। ओके, वर्ड रूट मिथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी नहीं है, और प्रीफिक्स क्या लगी? क्लोरो। ठीक, तो पूरा नाम क्या हुआ? दिस इज क्लोरो मीथेन। ठीक है, अच्छा, CH2Cl, तो ये बना मिथ एन, देन एक क्लोरो भी, एक नंबर पे दूसरा क्लोरो भी, तो आप इसको लिखेंगे 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, राइट। तो ये बन जाएगा 1,1 डाइक्लोरो मीथेन।
या आप इसको लिखेंगे सिंपल डाइक्लोरोमीथेन और इट इज डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको फिर आप क्या लिखेंगे 111 ट्राई क्लोरोमीथेन और आप इसको सिंपली लिखोगे ट्राई क्लोरोमीथेन। पूरा आईयूपीएसी फॉलो करना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बट ऐसे भी लिखोगे तो इट विल बी ओके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 4 आ गए 1111 टेट्रा क्लोरोमीथेन CCl4। इसको एक और नाम देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। अब ये जो CHCl3 है इसको आपने साइड में नोट कर लेना अपने साथ, इसके नाम के साथ ही लिख लो। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। ये लाइन आप सबके पास खाली पड़ी हुई है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म। और आपको पता है CCl4 मार्केट में इसको जाना जाता है अंडर द नेम पायरीन एंड इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर अंडर द नेम ऑफ पायरीन CCl4 इज यूज्ड। क्लियर? तो इट वाज क्लोरीनेशन। ठीक है, अब देखो ब्रोमिनेशन सेम होता है ब्रोमिनेशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज ब्रोमिनेशन। फर्क क्या होगा? फर्क होगा ये सिर्फ स्लो स्पीड पे चलता है। ब्रोमिनेशन सिमिलर टू क्लोरीनेशन। ठीक है, इट इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन। The only difference is it proceeds at slow speed. क्लोरीनेशन बहुत फास्ट होती है, it proceeds at slow speed. ठीक है, अब सेम रिएक्शन मीथेन प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बन गया CH3Br प्लस HBr। ठीक है, अब ये CH3Br यहां आ गया प्लस ब्रोमीन लाइट की प्रेजेंस में CH2Br2 प्लस HBr। अगेन CH2Br2 प्लस ब्रोमीन, ये बन गया CHBr3 प्लस HBr। ये बन गया CHBr3 प्लस HBr CBr4 प्लस HBr। ठीक है, अच्छा सेम रिएक्शन। अब आपने इसको इस फॉर्म में खुद लिखना है, जहां जहां क्लोरीन लगी है वहां वहां आप ब्रोमीन लगाएंगे और इसको खुद कंप्लीट करेंगे, मैं नहीं करूंगी। अब इनका नाम देखो, मीथेन, मीथेन से बन गया ब्रोमोमीथेन। मीथेन से स्टार्ट किया था ना, तो दिस इज ब्रोमोमीथेन। 2 ब्रोमो डाई ब्रोमोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, टेट्रा ब्रोमोमीथेन। ठीक है, और CHBr3 इट इज नोन एज ब्रोमोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना, CHCl3 इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। फिल्मों में देखा होगा वो नाक पे रुमाल रखते हैं और बेहोश हो जाते हैं, यस दैट वाला क्लोरोफॉर्म। आयोडीनेशन, देखो आयोडीनेशन इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको या तो HiO3 डालना है और आप ऐड करेंगे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बन जाएगा CH3I प्लस HI। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है,
मतलब जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा एक स्टेज ऐसी आएगी ये इसके साथ कंबाइन करके वापस इधर बनाना शुरू कर देगी। अब इसमें हमें मिक्सचर नहीं मिल रहा, वी आर नॉट गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्केन्स, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और वो भी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल हो जा रहा है तो मतलब रिएक्शन एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे सेटल हो जाएगी। तो हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग HiO3? देखो द रिएक्शन इज reversible in nature. Hydrogen iodide is very strong reducing agent. ठीक। To avoid reversibility of the process, some oxidizing agent is used which oxidize HI to iodine, वो HI को आयोडीन बना देता है and improves the formation of product and stops reversibility. राइट कैसे? अब देखो वहां से निकला HI, मेरे पास है HiO3, ये कंबाइन करता है HI के साथ एंड इट विल लिबरेट आयोडीन। ठीक है, 5 आयोडीन प्लस 1 3 आयोडीन्स और बाकी हमारे पास 3 ऑक्सीजन्स एंड 6 हाइड्रोजन्स, तो 3H2O। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां पे निकली है आयोडीन। आयोडीन कहां यूज हो रही है? रिएक्टेंट साइड पे। लगाओ जरा ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम आगे को जाएगा, राइट? अच्छा, दूसरा हमारे पास नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किए ना। ये भी HI के साथ रिएक्ट करेगा and it will form NO2 plus water plus iodine, right? अब ये क्या है? function of HI and HNO3. This is function of HiO3 and और HNO3, क्योंकि दोनों में से एक ही ऐड करेंगे हम। ये जो दो रिएक्शंस हैं, क्वेश्चन ये आता है व्हाई दीज आर एडेड, तो आपको ये लिखना है, ठीक है? अब देखो HiO3 और HNO3 कन्वर्ट्स HI to iodine, ठीक है? Thus concentration of reaction mixture increases and according to Lee-Chatelier principle, equilibrium shifts in the direction of product, that is forward direction, ठीक है? अब देखो जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो देखो, मीथेन, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्वेश्चन यहां खत्म हो गया। आयोडीन, रिवर्सिबिलिटी, CH3I प्लस HI, ठीक है? ये दोनों ही वापिस आ रहे हैं। इस चीज को हटा दिया तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हो गई, मतलब इधर वाले प्रोसेस को फास्ट होना पड़ेगा, ये चीज भी फेवर कर गई। दूसरा, इसको कन्वर्ट कर दिया आयोडीन में,
कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर गई, तब भी इक्विलिब्रियम के कहां को जाएगा, आगे को। तो इसलिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं सो दैट HI जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे ही बनेगा रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी पे डाल देगा। तो रिएक्शन की जो रिवर्सिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए वी मेक यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 एंड नाइट्रिक एसिड सो दैट हमें आइडो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा मिले। ठीक है, तो वी आर डन विद क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो अब बचा है फ्लोरीनेशन। तो मैंने आपको बताया था फ्लोरीनेशन हम बहुत कम करते हैं डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है। जो भी आप एल्केन लेंगे ये उसके बॉन्ड को तोड़ देती है। तो जैसे बाकियों में मिथेन से क्लोरोमीथेन बन रहा है, इथेन से क्लोरोमीथेन बन रहा होगा, इस केस के अंदर देयर विल बी रप्चरिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन एज वेल एज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको हम स्पेशल मेथड से बनाते हैं। तो उस मेथड का नाम है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी क्लोरो एल्केन आप ले लीजिए, लेट इट बी CH3CH2Cl, और इनमें से किसी भी फ्लोराइड के साथ आप हीट कर दीजिए। दीज आर द फ्लोराइड्स ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड मर्क्यूरी। नाउ दिस इज मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, राइट। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड। ओके, तो इसको मैं पहले आर्सेनिक के साथ लिखती हूं। तो देखो 3 फ्लोराइड, तो 3 क्लोराइड चाहिए ना। ओके, ये लीजिए, ये आपस में एक्सचेंज करेंगे हैलोजन को, क्योंकि नाम ही हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। तो फ्लोरीन आ जाएंगी इधर, क्लोरीन चले जाएंगी इधर। यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2F। बाहर क्या गया, AsCl3। फ्लोराइड की जगह पे क्लोराइड बाहर, राइट। ओके, हीट करेंगे इसको। अच्छा, मैं अब दूसरे के साथ लिख के दिखाती हूँ रिएक्शन। CH3CH2Cl प्लस एंटीमनी ले लेते हैं, SbF3। हीट करो दोनों को। अगेन देयर विल बी एक्सचेंज, 3 फ्लोराइड तो 3 क्लोराइड चाहिए, यहां 3 लगा दो। तो यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2F प्लस बाहर क्या जाएगा, एंटीमनी के साथ 3 क्लोराइड्स लग जाएंगे, SbCl3। ओके, इसको क्यों छोड़ना, इसकी रिएक्शन भी लिखो। CH3CH2Cl और हमारे पास है Hg2F2, 2 फ्लोरीन। ओके, 2 लगा दीजिए। चीजों को माइंड में टेंशन लेके बिल्कुल नहीं करना। तरीका देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेरी इजी। हाँ, लिखने की आदत जरूर डालना, लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, पढ़ोगे तो निकल जाती है ऊपर से। तो यहां पे 2 क्लोरीन फ्लोरीन के साथ आप एक्सचेंज कर दीजिए। आप लिखोगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2F प्लस Hg2Cl2। सिंपल रिएक्शन, एक्सचेंज देयर पोजीशन। ठीक है, ये इस सीट पे बैठा है, ये इस सीट पे बैठा है। बोलता है नहीं यार मेरे को अपनी जगह दे दे। बोलता है ठीक है, चल तू इनको अपने घर भेज दे, तू मेरे घर आ जा, बस सिंपल। तो ये थी फ्लोरीनेशन। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें हम हैलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी और मर्क्यूरस फ्लोराइड, इसका एक नाम है। अगेन इट्स अ नेम रिएक्शन एंड इट इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने आपको बोला था नेम रिएक्शंस पेपर में आती हैं। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शंस को अपनी कॉपी के अंदर एक जगह पे लिख के रखे। कैसे लिख के रखोगे आप, जो नॉर्मल आपकी कॉपी चल रही है उसका सबसे लास्ट वाला पेज निकालिए, राइट। तो पीछे से आगे को आना शुरू कर दो। अभी तक मुझे लगता है टोटल 4 या 5 नेम रिएक्शंस हुई हैं। तो एक जगह पे सिर्फ नेम रिएक्शंस लिखते जाओ आप। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में टोटल 4 थी, वो हो गई। आज के वीडियो में ये तीसरी या दूसरी होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम होगा तो कितने पेज होंगे मैक्सिमम आपके, 4 पेज, जिसके ऊपर नेम रिएक्शंस लिखी होंगी, तो क्विक रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो ये थी फ्लोरीनेशन। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड
नाइट्रो ग्रुप, ओके, NO2, और इसको हम सिंपल क्या बोल देते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है। और हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां आप नाइट्रेशन करेंगे यू विल मेक यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट। तो आप नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन याद रखने वाली बातें क्या हैं, एल्केन्स नाइट्रिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम लेट इट बी 20 और 30 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। एल्केन्स नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी, ओके। अब जो हमारे पास हायर एल्केन्स हैं, हायर मतलब जिनके पास 6 और मोर देन 6 कार्बन एटम्स हैं, मतलब हेक्सेन ऑड वर्ड, ये मैंने हेक्सेन ले ली, ये नाइट्रेशन करवाती हैं बाय बॉइलिंग, इतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा कि ये बॉइल करना शुरू कर दे, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सब्स्टिट्यूशन, C6H14, C6H14 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, राइट, और हर कार्बन उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, राइट। अब सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन हटेगी उसकी जगह NO2 लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से एक H निकला और HNO3 कैसे होता है स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O O H और ऐसे एक इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये यहां से इसने दिया H, तो ये क्या देगा OH, राइट। यहां पे C6H14, इसमें से एक हाइड्रोजन आई और इसमें से आया OH, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, वाटर, ओके। तो ये वाटर चला गया बाहर, तो यहां क्या बचा, C6H13, एक H चला गया, इसका H रह गया 13, और उसके साथ क्या लग गया, NO2, नाइट्रिक एसिड में से OH इधर चला गया, बाकी क्या बचा देखो, NO2, तो ये बन गया अब नाइट्रोहेक्सेन, राइट। नाउ दिस इज नाइट्रोहेक्सेन, ओके। अच्छा, अब अगर हम लोअर एल्केन्स की नाइट्रेशन करें तो इट इज कैरिड आउट इन वेपर फेज। देखो हायर वाले को आप बॉईल कर लिए, उसके बाद आपने उसको नाइट्रेशन करवा दी, लेकिन इसको बॉईल करने पे भी नहीं होगा, आपको इनको पहले इतना ज्यादा हीट करना है दैट दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, उनको वेपर फेज में ले जाइए, और टेम्परेचर बहुत हाई मेंटेन करना पड़ता है, देख लीजिए 723 से लेके 773 केल्विन, और तब नाइट्रेशन हो जाती है लोअर की। मेरे पास है मीथेन प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में, और टेम्परेचर की रेंज 723 से लेकर 773 केल्विन, इतना ज्यादा हीट कर दिया दैट इट इज इन वेपर फेज। तो एक H यहां से, OH यहां से, इधर से निकला H, इधर से निकला OH, तो ये बन गया CH3NO2, नाइट्रोमीथेन। नाउ दिस इज नाइट्रोमीथेन प्लस वाटर, सिंपल, ओके। 2 कार्बन का ले, इथेन प्लस HNO3, अगेन सेम कंडीशंस, मैंने डैश डाला है, आप पूरा लिखिए यहां पे, 723 टू 773 केल्विन, राइट। तो एक H यहां से H और इधर से OH, ये बन गया CH3CH2NO2 प्लस वाटर, इसका नाम नाइट्रो इथेन, इट विल बी नाइट्रो इथेन, ओके। अब देखो जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं और हम हीट कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल कि इनके बॉन्ड्स टूट जाए, ठीक है। तो वेरी वेरी स्पेशल की पॉइंट वन मोर, इन वेपर फेज may lead to cleavage of कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट सकता है, एंड we may get a mixture of products, mixture of products। देखो कैसे, मैंने लिया 3 कार्बन का एल्केन, क्योंकि ये लोअर की ही सिचुएशन है,
I started with propane, नाइट्रिक एसिड, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर 723 से लेके 773 केल्विन, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूं। ओके, अब जितने पॉसिबल प्रोडक्ट आप सोच सकते हो आप हर कुछ यहां पे लिख सकते हो। CH3, CH2, CH2NO2। देखो पहले पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या बने, यहां पे हटाई कौन सी, प्राइमरी कार, यहां पे प्राइमरी हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हुई, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, आप यहां से सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा दीजिए तो उसकी जगह लग गया NO2, तो यहां सब्स्टिट्यूशन हुई सेकेंडरी हाइड्रोजन की, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनता है 25% और ये प्रोडक्ट बनता है 40%। क्यों बनता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाना इट इज मोर इजी, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, ठीक। तो सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट बना है ज्यादा, एज दैट इज मोर स्टेबल, वहां लग गया NO2। अच्छा, इसके अलावा दोनों का बॉन्ड तोड़ दीजिए, बॉन्ड तोड़ा तो हमारे पास एक 2 कार्बन की चेन बनी और एक 1 कार्बन की चेन बनी। देख लो 3 कार्बन है ना, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट ये हमारे पास बन रहा है, बॉन्ड टूट गया, तो अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो इट विल बी 25% एंड 10%, प्लस जो बाकी बचा अदर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वेपर फेज के अंदर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाता है। अगर तो बॉन्ड नहीं टूटा तो प्राइमरी सेकेंडरी बनेंगे, राइट। और अगर बॉन्ड टूट गया, क्योंकि ये भी बनेगा और बॉन्ड भी टूटेगा, इट लीड्स टू क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो 3 को इधर से तोड़ो उधर से तोड़ो, 2 और 1 ही बनेंगे, 1.5 तो बनेगा नहीं। तो इसको अगर नाइट्रो लगता है तो 25% चांसेस है और 1 कार्बन वाले के 10% चांसेस है, राइट। तो इट वॉज सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रेशन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इज सल्फोनेशन। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों बहने बहने हैं, साथ साथ ही चलती हैं। तो सल्फोनेशन देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय SO3H ग्रुप। बिफोर आई राइट द इक्वेशन, पहले मैं बताती हूं वो आया कैसे। इधर कोई भी एल्केन, उसके साथ H लगा होगा और इधर हमारे पास है H2SO4, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ SO3। यहां से तो H ही जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन की ही होनी है, एल्केन नहीं कुछ और देगा, उसने हाइड्रोजन ही देनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से कौन आएगा, OH। बड़ी ज्यादती है, एसिड हमेशा H देते हैं, लेकिन इन रिएक्शंस के अंदर, सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपने देखा नाइट्रिक एसिड ने भी OH दिया और सल्फ्यूरिक एसिड भी OH दे रहा है, ठीक है। यहां से H, यहां से OH। अब देखो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, इसके साथ लगे हैं 4 ऑक्सीजन, ओके, 2 हाइड्रोजन, 1 2, सल्फर की वैलेंसी पूरी करो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक OH चला गया, बाकी क्या बचा, HSO3। इसको आप लोग जैसे ये लिख लिया, भले ही आप इसके नीचे लिख लीजिए, लेकिन इसको जरूर अपने माइंड में रखें, क्योंकि बाद में जब आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यार इसको तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, ये कहां से आ गया, SO3H कहां से आ गया, यहां से आ गया, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स हमारे +2 के P ब्लॉक के एलिमेंट्स के वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर जितने भी हमारे पास ऑक्सो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, लेकिन +1 के लिए अभी वो हायर लेवल पे है। फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि उनको देखने हैं तो आप सल्फर वाले ग्रुप के वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर सभी सीक्वेंस में रखा है, ओके। तो ये अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो यहां से R के साथ क्या लग जाएगा, देखो बॉन्ड कहां से टूटा, सल्फर से, तो बॉन्डिंग भी सल्फर के थ्रू होगी, SO3H। देखो यहां से स्टार्ट हुआ SOOOH, इसलिए हम लिखेंगे SO3H। अच्छा, ये भी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि राइट साइड वाला ही OH गया, ठीक, इसको भेज दो, अब बॉन्डिंग भी यहीं से होगी, SO3H, ओके। अब हम मेन रिएक्शन पे आते हैं।
जितनी भी हायर एल्केन्स हैं, हायर एल्केन का मतलब अब आपको अच्छे से पता होगा, 6 कार्बन एंड ऑनवर्ड, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और आपको पता है जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें SO3 होती है, दैट्स वाई उसमें से वो फ्यूम्स निकलती रहती है। अदरवाइज ये बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, बहुत लिक्विड जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन उसमें से जब आप ढक्कन खोलते हो उसकी फ्यूम्स निकल रही होती हैं, तो दैट इज ड्यू टू SO3। वेल, सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत गुणगान हो गया। अब देखो C6H14, इसको आप पहचानते हो, यस दिस इज हेक्सेन, और आपने इसको रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड भाई साहब के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ SO3, यहां से H, यहां से OH, क्या बचा C6H13, 14 का क्या रह गया 13, और इसके आगे SO3H plus H2O। नाउ दिस इज हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH एंड सल्फोनिक एसिड होता है SO3H। दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड, नेमिंग सेम होती है, राइट? ओके, अब देखो अगर आपके पास दो सिचुएशंस हैं CH3 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 एंड H, और आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, कंसंट्रेटेड है ये, ओके। अब देखो मेरे पास बाहर जाने वाली दो तरह की हाइड्रोजन्स हैं, ये रही टर्शरी कार्बन, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। टर्शरी के साथ जो हाइड्रोजन लगी है ये है टर्शरी हाइड्रोजन, और जो प्राइमरी के साथ लगी है दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन। मैंने इससे बिल्कुल एडजस्टेंट प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज बताई है। कौन सी हाइड्रोजन को हटाना डैम इजी है? टर्शरी। टर्शरी को हटाना बहुत आसान एज कंपेरेबल टू सेकेंडरी, एज कंपेरेबल टू प्राइमरी। तो अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है, टर्शरी भी और प्राइमरी भी, तीनों भी हो सकती हैं, सेकेंडरी भी, तो टर्शरी वाली ऐसे हाथ खड़े करेगी मेरे को ले जाओ, आई एम रेडी। सेकेंडरी वाली हाथ खड़ा नहीं करेगी, उसको जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। तो टर्शरी वाले को हटाना बिल्कुल आसान, हाइड्रोजन यहां से जाएगी, OH यहां से जाएगा, एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 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 SO3H। इसका नाम, इस कार्बन को जिसके साथ ये लगा है इट शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए 1 2 3, ठीक है, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट और ये बन गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। वर्ड रूट ड्रॉप, प्राइमरी सुफिक्स A, सेकेंडरी सुफिक्स सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक PHONIC, sulfonic acid, and yes we do have a prefix also, number 2 कार्बन के ऊपर है मिथाइल, this is 2 मिथाइल, right? You will get, पूरा नाम लिखो, 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। टाइम एंड अगेन मैं आपको बता रही हूं, इस तरीके से आप नाम लिखेंगे, इट विल बी वेरी वेरी इजी। सम स्टूडेंट्स मे बी वॉचिंग दिस वीडियो और उन्होंने नॉमेनक्लेचर वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे, डू वॉच दोज वीडियोस। उसके अंदर इन वाले नॉमेनक्लेचर्स की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो इसी चैप्टर से पीछे वाला जो यूनिट है बेसिक कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स, उसके अंदर नॉमेनक्लेचर की वीडियोस देखिए, 1 to 12 वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देखें। So this is 2-methyl propane sulfonic acid. So it was all about sulfonation. First type of reactions थी substitution. उसमें आपने halogenation की, halogenation में chlorination, bromination, iodination, fluorination. Then substitution by nitro group, substitution by sulfo group, right? Sulfonic acid बनाए ना हमने। अब देखो second type of reactions, that is oxidation, oxidation of alkanes. Total 3 तरह की है। एक होगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, दूसरी है इनकम्प्लीट, तीसरी है कंट्रोल्ड, ठीक। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब कंबस्शन, किसी चीज को जलाना। कंबस्शन का मतलब आप समझते हो, किसी चीज को टोटली जला देना, ठीक है। कंबस्शन ऑफ वुड, कंबस्शन ऑफ LPG, कंबस्शन ऑफ एनीथिंग,
किसी भी फ्यूल की आप कंबस्शन करते हो, डीजल की कंबस्शन, पेट्रोल की कंबस्शन, राइट, तो ये सारे के सारे हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स। तो प्यारे बच्चों, आप हाइड्रोकार्बन्स, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन्स हो, चाहे वो एसिड हो, एनीथिंग, आप जब भी उसकी फुल ऑन ऑक्सीडेशन करोगे, इट विल ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसी को भी आप बर्न कीजिए, और जब ये बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना। और आपको पता है ये थर्मोडायनामिक्स अप्लाई हो रही है कि जब कोई चीज बर्न करती है, जब CO2 बनती है -393.5 किलो जूल एनर्जी बाहर जाती है, जब वाटर बनता है 286 अराउंड एनर्जी बाहर जाती है। तो ये दोनों के बनने पर एनर्जी बाहर जा रही होगी, तो कितने बने? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बताएगी। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने बहुत सारी रिएक्शंस की हैं, तो एनर्जी बाहर जाएगी। इसी वजह से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स दे आर यूज्ड एज फ्यूल। मीथेन दैट इज नेचुरल गैस, ठीक है, एज अ फ्यूल इसको हम यूज करते हैं। CNG व्हीकल्स के अंदर भरते हैं ना CNG, उसमें मीथेन रहता है। देन LPG एज अ फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सचर। देन डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल में 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन रहता है, राइट। तो इस तरीके से अब कोई भी आप एग्जांपल ले लो, ये रहा 1 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीथेन, प्लस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एयर में हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो देखो बनेगा क्या? CO2 प्लस H2, ठीक है। और जब 1 मोल मीथेन बर्न करता है, इट गिव्स -890 किलो जूल एनर्जी पर मोल। 1 मोल का मतलब 12 प्लस 4 16 ग्राम। अगर आप 16 ग्राम मीथेन को बर्न करते हो, जलाते हो, तो उतनी एनर्जी निकलेगी, तभी इसको CNG की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, बैलेंस है क्या? 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 और 3 ऑक्सीजन, ओके, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहां 2 लगाओ, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन हो गई 4, यहां 2 लगाओ, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ओके। C2H6 इथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? CO2 प्लस H2O। इथेन से भी यही बनेगा, CO2 प्लस H2O। अब हमारा काम क्या है? इथेन से एनर्जी निकलती है इससे डबल, -1570 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 1780 पर मोल। मतलब अगर मैं 1 मोल, अब इथेन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन का हुआ 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 6 30 ग्राम। 30 ग्राम इथेन से इतनी एनर्जी निकलती है। बैलेंस करें, 2 कार्बन 2 कार्बन, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, लास्ट में ऑक्सीजन को। 6 हाइड्रोजन 3 लगा दो, काउंट ऑक्सीजन 3 3 प्लस 4 7, तो यहां अगर आप 7 लगाते हो तो 7 2 14 हो गया, 7/2 कर दो, सिंपल, ओके। अब मैं ले लेती हूं C6H14, कौन है ये? हेक्सेन, प्लस ऑक्सीजन, और क्या बना इधर? फिर से वही CO2 प्लस H2O, और जो इसका डेल्टा H है, इट विल बी ग्रेटर देन 3000 किलो जूल पर मोल। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे पास, लेकिन वैल्यू जो है 3000 किलो जूल से ज्यादा होगी। आप देख सकते हो जैसे जैसे कार्बन बढ़ रही है, वैल्यू नियरली डबल होती जा रही है। बैलेंस करें, 6 कार्बन, ओके, और हाइड्रोजन है 14, तो यहां लग गया 7 7 2 14 हो गया बैलेंस। अब बारी आई ऑक्सीजन की, 6 2 12, 12 प्लस 7 19, तो यहां क्या लगाओगे? 19/2, सिंपल, बैलेंस हो गया। इट वॉज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको हम कंबस्शन बोलते हैं। कंबस्शन इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है दे आर यूज्ड एज फ्यूल, और इनकी क्लोरोफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। देखो, जब हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिली तो जो कार्बन था या लकड़ियां थी वो बिल्कुल फुल फ्लेम से जल रही थी, तो दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हमें एयर कम मिल रही है, कई बार हवा प्रॉपर नहीं होती है, तो लकड़ियां धुआं करती हैं, ठीक है। कोयले फुल ऑन फ्लेम के साथ बर्न कर रहे हैं तो कंबस्शन, और अगर
बिल्कुल धीरे धीरे सुलग रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। आपको पता है ना, जलती हुई अंगीठी कमरे के अंदर नहीं रखते हैं रात को। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी या फिर क्या बनेगा? कार्बन ब्लैक, प्योर कार्बन। ये रहा मेरे पास मीथेन, और मैंने मीथेन की करी इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन की, तो यहां बना कार्बन मोनोऑक्साइड, और जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, टोटल हैं 4, दे आर रिमूव्ड एज वाटर। हाइड्रोजन को आप कुछ नहीं करोगे, इट विल बी रिमूव्ड एज वाटर। इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई तो वाटर बना। कार्बन का कम ऑक्सीडेशन हुआ तो इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब देखिए बैलेंस करो। इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 3/2, राइट। ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इन्होंने मिलके क्या बना दिया? 2H2O। कार्बन रह गया अकेला। अकेले का मतलब नाउ दिस इज कार्बन ब्लैक। कार्बन स्यूट, कई बार क्योंकि हमारे घरों में चूल्हा चलता है तो उसमें आपने देखा होगा बर्तन काला कर देता है, तो दैट इज अनबर्न्ड कार्बन। तो कार्बन ब्लैक होके उसके पीछे पीछे लगता रहता है, तो दैट इज कार्बन ब्लैक। ये तो हमारे किचन की बात हुई, और मैंने आपको कार्बन की यूजेस में सब कुछ बताया है, व्हाट इज लैम्प ब्लैक। तो ओवर टू दैट वीडियो। यहां पे मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ सी टाइप इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करेंगे अपनी मर्जी का कैटलिस्ट डालकर। अगर आप यूज करते हैं ये वाला सेट, कॉपर, टेम्परेचर 523 एंड प्रेशर की कंडीशन 100 एटमॉस्फेयर्स, इस वक्त जो प्रेशर आप पे लग रहा है उससे 100 गुना ज्यादा प्रेशर, तो क्या बनेगा? मीथेन से सीधा बन जाएगा मीथेनॉल, एल्कोहल। दिस इज मीथेनॉल। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिखेंगे साथ में, मीथेनॉल इज फॉर्म्ड व्हेन मीथेन इज हीटेड विद ऑक्सीजन एट 523 केल्विन टेम्परेचर, 100 atmospheric pressure in copper tubes. तो these all are the catalysts. सेम उसी मीथेन को अगर हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो अल्कोहल की जगह क्या बन जाता है? एल्डिहाइड, HCHO। उसी तरीके से अगर हम एल्केन्स को सिल्वर ऑक्साइड के साथ, दिस इज Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, इसके साथ हीट करते हैं, देन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कोई भी एल्केन ले लो, CH3CH3, दिस इज इथेन। ठीक है, इथेन प्लस ऑक्सीजन। ठीक, और हमने यूज क्या किया? Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। आंखें बंद करके 2 कार्बन का एसिड बना दीजिए। 2 कार्बन का एसिड, 1 2, टर्न पे लगेगा इधर टर्मिनल के ऊपर COOH, और इधर क्या लग जाएगा? CH3। नो दिस इज CH3COOH, और बाहर क्या निकला? प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरीके से इधर ऑक्सीजन आई 3, इधर है 2, तो आप यहां पे क्या करेंगे? यू विल राइट हियर 3/2। तो इस तरीके से मैंने तो एक एल्केन लिखी, आप एक और लिख लीजिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन है, एल्केन्स हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन का मतलब ये रहा टर्शरी कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। नाउ दिस कार्बन इज टर्शरी, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी है दैट हाइड्रोजन इज ऑल्सो टर्शरी। दिस इज CH3 CH3 CH3। ये हाइड्रोजन प्राइमरी, ये हाइड्रोजन प्राइमरी, ये हाइड्रोजन प्राइमरी। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एक भी टर्शरी हाइड्रोजन है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसको एक ऑक्सीजन मिल जाएगी और ये बना लेगी एल्कोहल। एल्कोहल बनाने का शॉर्टकट मेथड है ये, और किसकी प्रेजेंस में होगी? अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ये ऑक्सीजन बस यहां इन दोनों के बीच में आ जाएगी।
तो ये बन जाएगा CH3CH3CH3। इसकी ये वाली हाइड्रोजन हटी थी ना, और यहां क्या लग गया OH, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया एल्कोहल। और इस एल्कोहल का नाम लिखें 1 2 3। दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज साइड चेन। तो ये बना प्रोप एन 2 ऑल, राइट, 2 ऑल एंड प्रीफिक्स इज 2 मिथाइल। पूरा नाम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, राइट। रफ वर्क को उधर कर लिया। तो इट वॉज हाउ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने इससे एल्कोहल बनाया, आपने इससे एल्डिहाइड बनाया, आपने इसको यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाए, और टर्शरी हाइड्रोजन का स्पेशल रिएक्शन विद अल्केलाइन KMnO4, इट विल गिव टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्शन ऑफ स्टीम। किस पे? हाइड्रोकार्बन पे। तो स्पेशली ये मेथड यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन कमर्शियल स्केल। मार्केट में जो हाइड्रोजन सप्लाई होती है इस प्रोसेस से तैयार करते हैं। तो किया क्या, मीथेन और स्टीम दोनों को मिक्स किया, वाटर को इतना हीट किया कि वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर की कंडीशन 1273 केल्विन, और हमने क्या डाला है इसमें, निकल and Al2O3 and around 35 atmosphere pressure. Conditions are mandatory to write. प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, वी आर हैविंग 6 हाइड्रोजन, 4 + 2, सो यू विल गेट 3 हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमर्शियल स्केल के ऊपर हाइड्रोजन बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का आपको पता है कि लीनियर चेन को हम किन किन आइसोमर्स में बना सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म इट्स अ रिएक्शन जिसमें आप एक लीनियर एल्केन को उसी एल्केन के आइसोमर्स में कन्वर्ट करते हो जो ब्रांच्ड होंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंडीशंस आपको ऐड करना है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर है 573 केल्विन, राइट। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंडीशंस आर मैंडेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कौन सा एल्केन लें, लेट इट बी ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। आपकी अब आइसोमेरिज्म की भी साथ में रिवीजन। ठीक है, और यहां आप लिखोगे ANHYD, एनहाइड्रस AlCl3 in the presence of HCl, right, and 573 Kelvin temperature. अब कुछ बच्चों के लिए ये वर्ड नया है, व्हाट इज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब, हाइड्रस मतलब वाटर, और ये उसके आगे प्रीफिक्स लग गई एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, राइट, विदाउट वाटर। तो इस कंपाउंड के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटली ड्राई मॉइस्चर फ्री। पेपर में आपको ये रिएक्शन ऐसे लिख के आ गई, कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे आता है, तो आपका ध्यान होना चाहिए। एक कॉपर ट्यूब्स वाला आपने रिएक्शन लिखा, जहां पे भी आपको एनहाइड्रस AlCl3 और टेम्परेचर की कंडीशन 573 दिख गया, आपको पता चल जाना चाहिए अब आप उसका आइसोमर बनाएंगे। ठीक है, ब्यूटेन का आइसोमर क्या बनेगा, 3 कार्बन की चेन और एक यहां, यही बनता है। ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर बनते हैं ना, तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो, ये बन जाएगा 1 2 3, 2 के ऊपर मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, पेंटेन लो, CH3 CH2 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 CH3, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, ओके, लीनियर चेन। इसमें मैंने ऐड किया एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl, टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर। 5 कार्बन का कौन कौन सा आइसोमर बनता है। पहली सिचुएशन में आप 4 कार्बन की चेन बनाओ और यहां लगा दो CH3। ठीक है,
दूसरे के अंदर आप क्या करोगे, 3 कार्बन की चेन बना दो, ये लो। यही पॉसिबल है, और आप बना के देख लीजिए, कोई नहीं बनेगा, यही बनेंगे। चलो वैलेंसी कंप्लीट करें। CH3 CH3 CH2 CH3 CH, वैलेंसी कंप्लीट करें। CH3 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 CH3। आप कार्बन हाइड्रोजन गिन के देख लीजिए। अच्छा, ये कौन सा आइसोमर है, कॉमन नेम 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन, और ये लास्ट कार्बन मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज द लास्ट कार्बन, कौन सा, सेकंड लास्ट, इसके बाद चेन खत्म हो रही है। सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, यस, दिस इज आइसोपेंटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन। अगेन 1 2 3, दिस इज द सेकंड लास्ट कार्बन, ये लास्ट है, ये वाली कार्बन है लास्ट, और ये वाली क्या है, सेकंड लास्ट। इसमें भी ये वाली कार्बन है लास्ट, और ये वाली कार्बन क्या है, सेकंड लास्ट। रूल यही कहता है ना, सेकंड लास्ट के ऊपर एक मिथाइल तो आइसो, प्रीफिक्स लगेगी आइसो, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हों तो दिस इज कॉल्ड नियो, प्रीफिक्स लगती है नियो, तो इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। ये मैंने जस्ट रिवीजन करने के लिए आपको बता दिया, नियोपेंटेन। अब इनका IUPAC नेम 1 2 3 4, ठीक। वर्ड रूट क्या बना, ब्यूट, इधर साइड में लिखते हैं, वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सुफिक्स ए, सेकेंडरी नहीं है, 2 के ऊपर मिथाइल, तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्बन्स, 3, दिस इज प्रोप एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, 2,2 डाई मिथाइल, ऐसा ही है, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो देखो आप लोगों की यहां पे आइसोमर्स की भी रिवीजन हो गई, और पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटेन और राइट IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। तो दिस इज हाउ यू विल राइट आइसोमर्स, डिफरेंट आइसोमर्स। अच्छा, हेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, कंडीशंस यही मैंने लिखूंगी, 3 और 3 6, दिस इज नॉर्मल हेक्सेन। अब इसके क्या क्या आइसोमर्स आप बना सकते हैं, मैं सिर्फ कार्बन का स्केलेटन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5, एक बन गया, 1 2 3 4 5, 2 बन गए, 1 2 3 4, इसके अलावा नहीं बनेगा कोई भी, अगर यहां लगाओगे तो इधर से नंबर 2 मिल जाएगा, सेम यही बनेगा। अब 4 कार्बन की चेन बना दो, 1 2, ओके, फिर 4 कार्बन की चेन बना दो, और ये, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और आइसोमर बनता है तो मुझे भी बताना, ठीक है। अब देखो इसके साथ सेकंड लास्ट कार्बन, इधर से चेन स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, चेन जहां खत्म हो रही है उसके आगे सिर्फ एक कार्बन है, तो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा है इसके साथ, तो ये कौन सा आइसोमर है, आइसो, इसका नाम होगा आइसोहेक्सेन। ये आइसोहेक्सेन नहीं है, ये आइसोहेक्सेन नहीं है, आइसो तब होता अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे होता, ठीक है। और अब देखो दिस, इसके अंदर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 हैं, तो दिस इज नियोहेक्सेन, ठीक है। ये 2 आइसोमर मैंने आपको अलग करके बताने थे, नियोहेक्सेन। बाकियों के IUPAC नेम आपने चारों के लिखने हैं, 5 कार्बन की चेन पेंटेन, 2 पे मिथाइल, 5 कार्बन की चेन पेंटेन, 3 पे मिथाइल, 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन, 2 और 3 पे मिथाइल, 4 कार्बन की चेन 2 पे 2 मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। बोल मैंने सारे नाम दिए हैं, बस लिख लेना आप लोग, ओके। तो ये थी आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन। देखो ये रिएक्शन यहां हम एल्केन्स में कर रहे हैं, और सेम रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर मेथड ऑफ प्रेपरेशन बन जाएगा। बोल क्या रहा है, एल्केन्स कंटेनिंग 6 और मोर कार्बन एटम्स, क्योंकि बेंजीन रिंग बनाने के लिए टोटल 6 कार्बन चाहिए, तो 6 और मोर कार्बन्स
When heated to about 773 Kelvin temperature, इधर मैं बनाती हूं, कंडीशन इज 773 केल्विन और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मैं किसी को भी ले सकती हूं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम, तो मैंने लिया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। टेम्परेचर की कंडीशन हो गई 773 एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दीज आर द कंडीशंस। इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं लिखा है, जस्ट मैं ये चाहती हूं हर चीज आपके सामने रहे, लिखना तो इतना सा ही है। अब देखो रिएक्शन क्या है, 6 और मोर, मैं दोनों एग्जांपल्स करूंगी। पहले 6 कार्बन्स, आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, जैसे हम बेंजीन बनाने के लिए लिखते हैं, बस एक बॉन्ड खाली छोड़ दीजिए। तो यहां पे CH3 CH2 CH2 CH2, लास्ट में CH3, चेक कर लो सबकी बैलेंसी कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो कार्बन आमने सामने आ गए, एक हाइड्रोजन यहां से गई, एक हाइड्रोजन यहां से गई, ठीक है, तो माइनस क्या हो गया H2, तो ये अब CH3 की जगह पे क्या बचा, CH2, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो उतने ही रहे, इनके बीच में अब बॉन्ड बन गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसकी गई, एक हाइड्रोजन इसकी गई, ठीक है, तो दोनों की एक एक हाइड्रोजन बाहर गई, प्लस मैंने कर दिया H2। अब यहां पे क्या रह गया, H2 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 H2, तो ये थी हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, ये क्या बन गई, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर से हमने क्या किया, सेम यही रिएजेंट, V2O5, 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ध्यान से देखना, एक H यहां से और एक H यहां से, एक H यहां से, एक H यहां से, ऐसे ही ये नजदीक नजदीक वाली जो कार्बन्स है, इनका आप एक एक H हटाते जाइए। अब पहले सभी का देखो, इसके साथ 2 H थे, एक चला गया, इसका भी एक चला गया, इसका भी एक चला गया, सभी का एक एक H चला गया, मतलब मेरे पास क्या बचा, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH 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 CH, यही बचा। अब देखो इन दोनों ने एक एक H हटाया, मतलब यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, नेक्स्ट सिंगल आ गया, फिर नेक्स्ट वाले इन्होंने भी एक एक H हटाया, फिर यहां कुछ नहीं हुआ, इन दोनों में इन्होंने भी एक एक H हटाया, क्या बन गया, दिस इज बेंजीन, ठीक है। और इसमें से कितने हाइड्रोजन बाहर निकले, 1 2 3, और इसके साथ आ गए 3H2। अब बेंजीन को आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यही चीज तो बनी, यही बनाया आपने, ठीक। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन, लीनियर से आपने बना दिया एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, अब देखो 7 कार्बन्स का लेते हैं। पहले मैं आपको एक ब्रॉड सा बताती हूं, अगर मेरे पास है 7 कार्बन्स, तो मतलब जिस तरीके से मैंने शुरू में लिया था, 1 2 3 4 5 6, 7वां कार्बन मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, और इसको अगर बना क्या था, इसको जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, और एक लग गया यहां पे, तो अगर ये बन जाता है बेंजीन, लास्ट में ये चीज बनेगी, और यहां क्या लगेगा, CH3, मतलब आप टोलुइन बनाओगे जब आपके पास है 7 कार्बन्स की एल्केन। ये मैं जनरल बता रही हूं, ब्रीफ आइडिया दे रही हूं। अब ये कैसे बनेगा, देखो सेम इसी तरीके से हम कंपाउंड लिखेंगे। मेरे पास थी 1 2 3 4 5 6 7, मैंने इसको तोड़ मरोड़ के क्या कर दिया, नंबर 1 नंबर 2, चल भाई इधर 3 4 5 6 7, इसको बेंजीन की तरह ही लिखा और ये उसके सिर पे लगा दिया, ठीक है। चलो वैलेंसी कंप्लीट, CH3 यहां क्या लगा, CH2 CH2 CH2
CH2 और इधर CH3। यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक है। कंडीशंस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक हाइड्रोजन बाहर। क्या बना? 1 2 3 4 5 6 7, और यहां बॉन्ड बन गया क्योंकि हाइड्रोजन निकल गई। वैलेंसी कंप्लीट करो, CH3 CH CH2 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 CH2। फिर से पहले की तरह वही कंडीशंस, V2O5 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो अड़ोस पड़ोस वाली कार्बन्स एक एक हाइड्रोजन दे देंगी। ये लो, एक हाइड्रोजन, दूसरी, तीसरी। अब देखो 1 2 3 4 5 6, और उसके ऊपर लगा है CH3। अब इसके पास कोई H नहीं बचा, इसके पास कोई H नहीं बचा, डबल बॉन्ड, इसके साथ लगा है CH, सिंगल बॉन्ड, आगे CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH CH, डबल बॉन्ड। नाउ दिस इज रिमूवल ऑफ 3 हाइड्रोजन्स, और इसका नाम क्या है? टोलुइन। आप चाहे ऐसे लिखो, आप चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। आप चाहे ऐसे लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ये मैं इसका तरीका बता रही हूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट में बन गई टोलुइन। रिएक्शन बहुत सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कन्वर्टेड हेप्टेन, लीनियर चेन ऑफ हेप्टेन इनटू टोलुइन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों में देख लीजिए 7 के 7 ही हैं, ठीक है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन, क्रैकिंग और पायरोलाइसिस। व्हाट इज क्रैकिंग और पायरोलाइसिस? देखो क्रैक का मतलब टूटना है ना। कई बार कोई आपके हाथ से कांच की चीज गिर जाती है, ओ क्रैक हो गया, तो दिस इज क्रैकिंग, ब्रेक। पायरोलाइसिस, देखो अगर आप इसको ब्रेक करो तो पायरो मीन्स होता है हीट, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, मतलब टू ब्रेक विद हीट। तो जितनी भी हमारे पास हायर एल्केन्स हैं, अगर हम उनको वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द रेंज ऑफ 770 केल्विन, तो व्हाट दे डू, वो उनके कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, और हमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स एंड अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन्स। तो ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस तरीके से हम सिंथेटिक पेट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डीजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हायर एल्केन्स 20 कार्बन की, 30 कार्बन की है ना, तो अगर हम उनको क्रैक करके 8 10 12 कार्बन का कंपाउंड बना ले, मतलब हमने पेट्रोल डीजल बना लिया, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लूंगी 10 कार्बन की, ठीक है। तो आपने मेरे साथ साथ लिखना, अपनी कॉपी के सेंटर में लिखना बच्चे, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे मैंने ले ली 10 कार्बन की CH3 CH2, कितनी बार रिपीट करेंगे? 8 बार, और यहां आ जाएगा CH3, 8 9 10, क्योंकि 8 बार CH2 आएगा ना, तो दिस इज डेकेन, राइट। डेकेन मतलब C10, H कितना हो जाएगा? 22। आप चेक कर लीजिए, 8 और 2 10, 10 हो गई कार्बन्स, 8 2 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22। ओके, अब हम इसको हीट करेंगे 770 केल्विन, और कोई कंडीशन नहीं है, इट विल बी हीटेड एट 77 केल्विन। ओके, अब देखो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, एक सैचुरेटेड और दूसरा आएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब एल्केन, और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। अनसैचुरेटेड एल्कीन, इसका फॉर्मूला CnH2n। तो यहां पे है एल्केन, यहां पे है एल्कीन,
ठीक है, अब देखो टोटल 8, बीच में एक इधर, टोटल है 10। तो देखो मैं बनाऊंगी पहले 8 कार्बन की एल्केन प्लस 2 कार्बन की एल्कीन, टोटल 10 कार्बन हो गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, इसका एक घटा दिया, इसका एक बढ़ा दिया। 7 + 3 10, ओके। 6 + 4 10, वेल 5 + 5 अगेन 10, ओके। अब मैं इसको ले लेती हूं 4, तो ये क्या हो जाएगा 6, 10 कार्बन कंप्लीट। अब इसको एल्केन बना दो, उसको एल्कीन बना दो। C8 क्या बनेगा, H8 2 16 + 2 कितना हो गया 18, C8 H18, C7 H16 लगाओ फॉर्मूला, C6 H14, C5 H12, C4 H10। इसका नाम है ऑक्टेन, इसका नाम है 7 कार्बन तो हेप्टेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, चलो भाई एल्कीन्स के नाम लिखो। C2 H4, C3 H6, C4 H8, C5 H10, C6 H12, यही फॉर्मूला है। Cn H2n, ठीक है। अब C2H4 इथीन, अब देखो 2 कार्बन इथीन, 3 कार्बन प्रोपीन, 4 कार्बन ब्यूटीन, 5 कार्बन पेंटीन, 6 कार्बन हेक्सीन। तो बहुत से बच्चों ने जब अपनी बुक में ये वाली रिएक्शन देखी होगी ना, बाप रे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो आपने देखा इसको लिखना कितना आसान है। अब आप चेक कीजिए, C8 प्लस कितने कार्बन 2 हाइड्रोजन 18 प्लस 4 क्या बन गया C10H22। मास ना तो आप जनरेट करोगे ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां भी अप्लाई होता है। तो जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे हैं उनको सेटल करने का यही एक तरीका था कि एक एल्केन बन जाए और एक एल्कीन बन जाए। सो इट वॉज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब क्विकली हम देखते हैं इनकी यूजेस। इन द लास्ट यूजेस ऑफ एल्केन्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लोअर एल्केन्स अप टू C4, 4 कार्बन तक की जो एल्केन्स है दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स, घर में भी और इंडस्ट्री में भी। LPG इट कंटेन्स ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर यूज टू मेक कार्बन ब्लैक, हमने करी थी ना रिएक्शन, कार्बन ब्लैक बनाया था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के साथ। तो उस कार्बन ब्लैक को कहां कहां यूज करते हैं, हम इंक बनाते हैं। आपने कार्बन वाले P ब्लॉक के अंदर इस चीज को पढ़ा है, हम इंक बनाते हैं, पॉलिशेस बनते हैं, ब्लैक पेंट्स बनते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंक्स, जितने भी न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं वो ब्लैक इंक कहां से आती है, यस कार्बन ब्लैक से। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके ऊपर टिकी हुई है। देन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, हमें क्या क्या दिया था, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड्स। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे और हमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे लाइक एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स। देन हायर एल्केन्स obtained from petroleum, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्या क्या बनता है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, पैराफिन वैक्स, देन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी डेली लाइफ के अंदर कितना यूज में आती है। एक बहुत कॉमन सी एड टीवी पे आप देखते हो, पेट्रोलियम जेली, राइट, कहां से आई, यस पेट्रोल की, इसकी पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। देन कुछ एक हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं एल्केन्स के, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं लेबोरेटरी में भी और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर भी। बहुत सी मेडिसिन के अंदर प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। देन CCl4 को मैंने क्या बताया था, यस इट इज यूज्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड अंडर द नेम ऑफ पायरीन। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के यंत्र के अंदर इसको भरा जाता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट एल्केन्स।
their method of preparation, their physical properties, their chemical properties, and in the last, uses of alkanes. इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेरी. सो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, शुरू करेंगे एल्कीन्स. टिल देन कंप्लीट योर नोट्स.